आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय मैडम। तो जैन मेटाफिजिक्स की क्लास चल रही है। जैन मेटाफिजिक्स में आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका रेफरेंस रहेगा पंचास्तिकाय संग्रह, जहाँ पे हम श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव के जो थॉट्स है वो पढ़ेंगे। उनके उन्होंने द्रव्य के बारे में क्या बताया, तत्व के बारे में क्या बताया है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पंचास्तिका संग्रह में जो गाथाएं दी है वो थोड़ी टफ है समझने के लिए। तो हम गाथाओं पे फंसने से अच्छा है कि हम उसके मतलब को समझेंगे, मीनिंग को समझेंगे, और मीनिंग के साथ उसका उसका जो इंटरप्रिटेशन है, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, वो क्या है वो समझेंगे। तो ये सबसे जो पहला, जब जब ये ग्रंथ खोलते तो जब से पहला जो पेज आता है उसमें ये लिखा है कि जो इंद्रों से वंदित है, जिनकी वाणी तीन लोकों के लिए हितकर, मधुकर और विशद है, जिनमें अनंत गुण विद्यमान है और उन्होंने भव संसार पर विजय प्राप्त की है, उन जिनों को नमस्कार हो। तो यहाँ पे जिनकी हम बातें सुनते हैं, जिनको तीर्थंकर बोलते हैं, उनकी बातों को हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रंथ के आरंभ में जिन भगवान को जो नमस्कार किया गया है, तो उनके बारे में बताया गया है। जो पहला जो यूनिट है, उसका पहला जो पार्ट है, उसमें उनके बारे में बताया गया, ताकि उनके बारे में समझ के उनकी बातों को समझा जा सके। तो ये जो जिन भगवान है वो 100 इंद्रों से वंदित होने के कारण असाधारण नमस्कार के योग्य है। सो जिनकी दिव्य ध्वनि तीन लोकों के जीवों को शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय बताती है, और इसलिए वो हितकर है, इसलिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि ये तीनों लोकों में इनकी जो विचार है वो तीनों लोकों तक फैली हुई है। और इनकी जो शुद्ध जीवास्तिकाय नव पदार्थ, तो ये सब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है, जीवास्तिकाय क्या होता है, नव पदार्थ क्या होता है, षड द्रव्य तो आपने सुना है, लास्ट टाइम हम उसकी बात कर रहे थे। फिर पंच अस्तिकाय क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनमें जो ये बताते हैं, जो भी इनके थॉट्स हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने संसार पे विजय प्राप्त किया है। और जो भी अन्य जीव है इनके शरणभूत है, और उनको रिस्पेक्ट करते, नमन करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार बताए, जिसको पढ़ के हम तत्व के बारे में जान सकते हैं, हम द्रव्यों के बारे में जान सकते हैं, सब्सटेंस, उसकी थ्योरी को समझ सकते हैं। तो जैन मेटाफिजिक्स में ये पहला जो पंचास्तिकाय का ग्रंथ है, पंचास्तिकाय संग्रह, इसके थ्रू हाँ हम आगे के जो विचार है उसको समझेंगे। तो ये आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मोस्टली हमारे लाइफ इतनी बिजी रहती है कि हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो फिलहाल अगर थोड़ा सा भी इसका नॉलेज हमें मिल जाता है तो हमें हमारा जो मेन जो एस्पेक्ट है फिलोसफी समझने का या मेटाफिजिक्स समझने का, वो क्लियर भी हो जाएगा। और प्लस जो हमारे जो भी गोल्स है, मे बी मोक्ष के गोल्स है या भी आत्मशुद्धि के गोल है या ज्ञान के गोल है, जो भी गोल है हमारे, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती है। तो कोशिश करेंगे समझने की। गाथाएं बहुत टफ है समझने में, तो उसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। गाथा को आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा प्राकृत स्टाइल में है तो थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है पढ़ना, बट आप कोशिश कर सकते हैं हम्म। पढ़ने की, क्योंकि आप लोग भी सीख रहे हैं प्राकृत। तो फिर उसके साथ उसका मीनिंग देखेंगे, प्लस उसका क्या अर्थ बनता है, क्या फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, वो देखेंगे। तो ये पहला जो गाथा है उसका मतलब आपको समझ आ गया क्या होगा कि यहाँ पे जिनों को नमस्कार हो रहा है पहली गाथा में। पूरी गाथाएं नहीं लेंगे, जो गाथाएं द्रव्यों के बारे में चर्चा कर रही है, जो हमारे सिलेबस में है, उन्हीं गाथाओं को हम लेने वाले, उन्हीं गाथाओं को हम पढ़ने वाले हैं। सारी गाथाएं पढ़ेंगे तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, इतना समय नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो तत्व, द्रव्य और पदार्थ का विवेचन है वो हम देखते हैं। तो पंचास्ति काय संग्रह में आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य द्वारा एक मूलभूत जैन दार्शनिक ग्रंथ के रूप में ही आया है। और इसमें तत्व ज्ञान को अत्यंत संक्षेप, छोटा सा और गंभीर यानी सीरियस टोन में प्रस्तुत किया गया है। शॉर्ट स्टाइल है, प्लस बहुत सीरियस टोन में इसको प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। और ये जो ग्रंथ है, इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है कि हम जीव को हमारे तत्व ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करना है। तत्व ज्ञान को समझ के जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान है उसको हम ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ना है। ये ग्रंथ का उद्देश्य उद्देश्य है, इस ग्रंथ का पर्पस है कि तत्व ज्ञान जो हमारे ही लाइफ से रिलेटेड है, जीवों की लाइफ से रिलेटेड है, उसको समझेंगे तो मोक्ष की जो कामनाएं हैं, उसके जो मार्ग है वो क्लियर हो जाए। तो ये पदार्थ की संकल्पना क्या है? पहला तो पंचास्त्रिकाय संग्रह में सबसे पहले मूल पदार्थों का निरूपण किया गया है कि ये जो मूल पदार्थ है वो क्या है, कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि पदार्थ से तात्पर्य उस सत्ता से है। तो ये सत्ता की बात हमने पहले भी रखी है कि वो सत्ता से है जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस में है, वो उसके बारे में बात करेंगे। और जिसे जाना जा सकता है। तो ये तीन जो इसमें लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पदार्थ के बारे में बताया गया है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ वो है जो सत्ता है, जो ट्रुथ है, वो पदार्थ है। दूसरी बात, पदार्थ वो है जिसका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करता है, वो पदार्थ है। ठीक है। और तीसरी बात, जिसे जाना जा सकता है, मतलब बोलते हैं ना एक कि समथिंग विच इज नोएबल इज ओनली नेमेबल। जिसको आप जी। जान सकते हो उसको ही आप नाम दे सकते हो, जिसको आप नाम दे सकते हो आप उसी को जान सकते हो। तो यहाँ पे जो तत्वों के बारे में हम समझेंगे उसको हम नाम भी दे सकते हैं, प्लस उसको हम जान भी सकते हैं। जब उसको नाम दे सकते हैं, जब उसको जान सकते हैं, तो मतलब उसके अस्तित्व को भी पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पदार्थ के बारे में समझने वाले हैं। पदार्थ के बारे में पहले भी एक दो क्लासेस हमने ली है जिसके बारे में हमने समझा कि बाकी की फिलॉसफी पदार्थ के बारे में क्या कहती है। हमने ये भी जाना कि पदार्थ के बारे में समझना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीकों से सभी दार्शनिकों ने अपनी बात रखी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हवा है जो वो पदार्थ है, कुछ लोग बोलते हैं पानी है जो पदार्थ है, कुछ लोग बोलते हैं पंच महाभूतास है वो पदार्थ है। तो सबके अलग अलग यहाँ पे कंसेप्ट है। अब जैन मेटाफिजिक्स में पदार्थ क्या है वो देखेंगे, बट सबसे पहले पदार्थ होता क्या है, होता कैसा है। वो सत्ता जैसा है, ट्रुथ है, वो एग्जिस्ट करता है और उसको जाना जा सकता है। और यही पदार्थ को हम आगे चलकर द्रव्य, गुण और पर्याय के रूप में विश्लेषित करते हैं। यही पदार्थ को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले द्रव्य के बारे में समझाएंगे, गुणों के बारे में समझाएंगे, उसके पर्याय। गुण मतलब उसकी क्वालिटी, पर्याय मतलब उसमें चेंज चेंज जो आ रहा है। तो इसके रूप में हम एनालाइज करते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु की मूल सत्ता का सूचक है। कोई भी वस्तु है उसकी मूल सत्ता के बारे में कौन बताता है? पदार्थ बताता है। तो द्रव्य का निरूपण कैसे हुआ ये बताते हैं, जो आचार्य है वो बताते हैं कि द्रव्य का निरूपण सबसे पहले ग्रंथ में जो पदार्थ है उसका निरूपण षड द्रव्य के रूप में किया गया है। षड द्रव्य, छह द्रव्य के रूप में उसका निरूपण किया गया है। तो द्रव्य क्या होता है? जिसमें गुण और पर्याय निवास करते हैं उसको हम द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य वो है जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है और दोनों निवास करते हैं, तथा जो काल की दृष्टि से स्थायी रहता है। काल की दृष्टि से स्थायी रहता है मतलब स्टेबल रहता है काल की दृष्टि से, उसको हम द्रव्य कहते हैं। और तीसरी बात कि पंचास्त्रिकाय संग्रह में छह द्रव्य को माना गया है। कौन से द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये छह द्रव्य को माना गया है। और यही द्रव्य संपूर्ण विश्व की वास्तविक संरचना को स्पष्ट करते हैं कि जितनी भी चीजें, वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं ये द्रव्य से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो इसी द्रव्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज तो हमको क्लियर हो गई कि ये छह द्रव्य के बारे में इस ग्रंथ में दिया है।
और ये भी पता पता चल गया कि ये द्रव्य में ही गुण और पर्याय निवास करते हैं। मतलब अगर हम गुण और पर्याय को समझना चाहते हैं तो उसको द्रव्य से अलग नहीं कर सकते, उसको द्रव्य के साथ ही समझना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में देखा था कि ये इसके जो क्रम होते हैं, मतलब ये सीक्वेंस वाइज होते हैं, और इसमें चेंजेस भी जो होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। और फिर हमने देखा कि इसमें 6 द्रव्य जो है वो इंपॉर्टेंट है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और यही जो सृष्टि है उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो रहा है सबको? इंट्रोडक्शन है, मतलब एक फाउंडेशनल लेवल पे ही है ये सारी बातें, पर जितना डीपर जाएंगे उतना समझ आएगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये धीरे धीरे समझ आएगा। तो अभी जो श्लोक 4 से 6 है उसमें षड द्रव्य के बारे में वर्णन किया गया है कि ये षड द्रव्य है वो होता क्या है। तो इस सूत्रकार ने यहाँ पे बताया है कि जगत के जो मूल मूलभूत पदार्थ है उसमें पंच अस्तिकाय और 6 द्रव्य के रूप में व्यवस्थित रूप से समझाया गया है। तो ये द्रव्यों को, तो इसको आप ध्यान से नोट कीजिए कि जो द्रव्य में असंख्य प्रदेश होते हैं, असंख्य प्रदेश मतलब बहुत सारे स्पेस पॉइंट होते हैं, उसको अस्थि काय कहा जाता है। मतलब अस्थि मतलब है, और काय मतलब उसमें बॉडी यानी कि स्पेस है। तो उसमें असंख्य प्रकार के जो प्रदेश होते हैं उसको अस्थिकाय कहा गया है। तो 5 अस्थिकाय है, छठा जो है वो अस्थिकाय नहीं है। तो 5 कौन कौन से अस्थिकाय है? वो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। ये 5 द्रव्य अस्थिकाय है। पर जो काल है वो एक प्रदेशी है, इसलिए वो अस्थिकाय नहीं है। मतलब जो काल है वो है तो, बट उसमें काया नहीं है, बॉडी नहीं है, तो सिर्फ अस्थि है, वो काय नहीं है। और इसी वजह से वो अस्थि काय में नहीं आता है। तो काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी होता है, इतना हमें समझना है। और अगर कभी सवाल पूछा गया कि सिर्फ 5 ही क्यों अस्थिकाय है, छठा अस्थिकाय क्यों नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि काल में काया नहीं है, काल में सिर्फ उसमें एग्जिस्टेंस है। जहां पे भी, यहाँ पे आपको देख सकते हो जीव में जीव में एग्जिस्ट भी करता है प्लस उसका बॉडी भी है, तो इस जीवास्ति काया है। पुद्गल में भी देखा जाएगा तो उसमें उसका भी अस्तित्व है प्लस उसका काया है। धर्म में भी वही बात है, अधर्म में भी वैसा है, आकाश में भी वैसा है, सिर्फ काल का अलग है थोड़ा सा। तो यही जो है एक श्लोक में बताया गया है कि षड द्रव्य वो पंच अस्तिकाया क्या है, 6 द्रव्य वो कौन से हैं। 5 द्रव्य अस्तिकाया है, जो छठा है वो अस्तिकाय नहीं है। तो 5 अस्थिकाय होता है और 6 जो छठा है वो द्रव्य होता है। और ये द्विविध पद्धति से ग्रंथ के मूल पदार्थों का निरूपण किया गया है, और इसी को हम पंचास्तिकाय संग्रह कहते हैं। तो ये कुछ स्टार्टिंग ऑफ द पेजेस अगर आप पढ़ोगे, ये जो ग्रंथ है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, जो अस्थिकाय है वो कैसे होते हैं, जो 5 अस्थिकाय है उसका नेचर क्या है, और उसको हम कैसे समझेंगे। हालांकि ये बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, मतलब काफी कम पॉइंट्स में दिया है। इसका मतलब है कि अभी विचार को हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफी कम है, श्लोक दिया है और उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वही दिया है ग्रंथ में, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो एक्सप्लेनेशन को फिलोसॉफिकल वो हमारे ऊपर है, हम कैसे समझना चाहते हैं उसको, कितना उसमें डीप जाना चाहते हैं, वो सब हमारे ऊपर है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके डीप में जाके देखते हैं। मे बी कोई एग्जाम्पल्स अगर आपको पता है उससे रिलेटेड, तो आप भी वो शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ धर्म अस्थिकाय का ऐसे एग्जाम्पल है। मे बी आपने कभी प्रवचन सुना होगा तो आपको ऐसा कुछ कनेक्ट हो रहा होगा, याद आ रहा होगा, तो वो भी आप बता सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ बात है जो आपको कहना चाहिए, तो आप अपना अनम्यूट करके आप बता सकते हो, ताकि जो नॉलेज है यहाँ पे, जो ज्ञान की जो परंपरा है वो चलती रहे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी दार्शनिक दृष्टि अगर देखेंगे तो, ठीक काम करिए। क्या बोल रहे हो, हाँ आ गया ना। हाँ, तो
यहाँ पे जब इसकी दार्शनिक दृष्टि देखेंगे तो अस्थि काय का अर्थ है जिसका अस्तित्व हो और जिसका विस्तार हो। विस्तार मतलब जो प्रदेशात्मकता हो, जिसमें जिसमें बहुत सारे स्पेस पॉइंट्स हो। तो जहां पे अस्तित्व हो और जहां पे प्रदेशात्मकता हो, वो होता है अस्थि काय। ये शब्द सबको पता होना चाहिए। अभी काफी नए नए शब्द आएंगे, तो उसके अगर आप लिख सकते हो मतलब उसका अपने नोटबुक में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। तो जब जब पढ़ रहे हैं तब तभी आप इसको नोट डाउन करते जाइए। तो जैन दर्शन के अनुसार यथार्थ केवल विचार या क्षणिक अनुभूति नहीं है। जो हमारा जो अर्थ है, जिसके बारे में हम तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, वो एक टाइमली एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब बहुत क्षणिक अनुभूति नहीं है। उसका वस्तुगत और बहुप्रदेशात्मक अस्तित्व है। वस्तु से रिलेटेड उसका एग्जिस्ट है। अभी इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि हर एक इंसान का हर एक ऑब्जेक्ट को लेके एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हर एक वस्तु को लेके एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए वो होता है क्योंकि उसमें स्पेस पॉइंट्स बहुत अलग अलग है। मतलब अगर कोई कमरा है, उसको अगर कोई लेफ्ट डायरेक्शन से देख रहा है तो उसको वो कमरा अलग नजर आएगा। कोई राइट डायरेक्शन से देख रहा है तो उसको वो कमरा थोड़ा अलग नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रदेशात्मक है वो बहुत सारे हैं, और इसी वजह से उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए जो अस्तिकाय का इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज्यादा वैलिड फॉर्म में है। जब हम इसको समझेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे बोलते हैं ना, तो ग्रास इज ग्रीन फ्रॉम द अदर साइड। ये जो हम बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें जैसा दिख रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी लिमिटेशन है, हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है कि बहुत सारी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि समझना है, उसको जानना है, और जितना ज्यादा हो सके उसको अपने लेवल में समझना है। मतलब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो सूत्रकार है उन्होंने जो ज्ञान बताई है वो केवल ज्ञानी रूप में बताई है। तो उन्होंने उदाहरण कम से कम प्रयोग किया है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको समझना चाहते हैं तो हम उसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस के रूप में उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जीव का वर्णन किया है पंचस्तिकाय में। जीव वो चेतन तत्व है। ये इंपॉर्टेंट है जानना, जीव क्या है? जीव चेतन तत्व है जो ज्ञान और चेतना का आधार है। जीव में ज्ञान भी है और जीव में चेतना भी है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जैनिज्म दृष्टि से नहीं, इवन उपनिषदिक दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उपनिषद में भी जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो चेतना और ज्ञान को दिया गया है। कि जो नॉलेज होता है वो नॉलेज आत्मा को होता है, चेतना को होता है। मतलब चेतना और ज्ञान दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर दूसरा जो पुद्गल है वो जड़ तत्व है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमको समझना है। कोई भी वस्तु को अगर जानना है तो वो कौन सा तत्व है, क्या वो पुद्गल है, क्या वो जीव है। इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि वो जड़ है या वो चेतन है। तो यहाँ पे बोला गया है पुद्गल क्या है? वो जड़ तत्व है जिसमें शरीर है, पदार्थ है, और उसमें कर्म भी बनते हैं। तो इस प्रकार से पुद्गल का डेफिनेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धर्म। धर्म जो है वो गति प्रोवाइड करता है। जैसे मछली को पानी तैरने में यूजफुल होता है, वैसे ही जो धर्म है वो गति के लिए, मोशन के लिए इंपॉर्टेंस होता है। अधर्म जो है वो स्थिरता का सहायक है। जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे मूवमेंट नहीं है, वहां पे जो शब्द यूज किया गया है वो अधर्म है। क्योंकि वो अगर फोर्स, अगर अपोजिट डायरेक्शन से अगर बहुत ही बहाव है, बहुत जोर से हवा चल रही है, तो हमारे हमारे हम क्या होते हैं, हम उसी की डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो वो हो गया गति, गति का सहायक। बट जब हवा ही नहीं चल रहा है तो हम उस वहीं पे एज इट इज रहते हैं, तो वो हो गया स्थिरता। तो अधर्म हो गया स्थिरता, धर्म हो गया गति। तो इस प्रकार से हम धर्म और अधर्म का कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब आगे है आकाश। तो सभी द्रव्यों को जो अवकाश देता है उस तत्व को आकाश कहते हैं।
तो सिंपल सा है, सभी द्रव्यों को जो आकाश देता है, सभी द्रव्य इसके अंदर आ जाते हैं, वो है आकाश। मतलब आकाश ऐसा द्रव्य है जो जो सेपरेट नहीं, वो सबके ऊपर है, वो सबको वो कहीं ना कहीं से एसोसिएट करता है। तो ये जो दार्शनिक दृष्टि से ये पांच सत्ता के अनिवार्य आयाम है, जिनके बिना विश्व की संरचना और क्रिया को समझा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो तत्व मीमांसा में हम ये तत्व की चर्चा करेंगे, इस दृष्टि से करेंगे कि हम संसार को समझ रहे हैं, हम उसकी गति को समझ रहे हैं, और उसमें जो नियम है उसको भी समझ रहे हैं। इस प्रकार से हम इसके दार्शनिक जो रूप है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? कोई बताएगा अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक समरी टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। मैं बताऊं मैम? हाँ हाँ, थोड़ा सा बताइए ट्राई करती बताइए हूँ। बताइए। और सबसे पहले आपने बताया कि सत्य है, मतलब जो सत्य है, जो भी पदार्थ उसका एग्जिस्टेंस है और उसको हमें जानना है। तो आचार्य कुंद कुंद की जो पंचास्तिकाय है, उससे संबंधित हम मूल जानकारी इसमें वी आर लर्निंग अबाउट पंचास्तिकाय। तो छह द्रव्य का निरूपण इस सब्जेक्ट में रिलेटेड होगा, जो जिसे हम छह द्रव्य कहते हैं, जो इस लोक में है। इसी का संरचना के अंतर्गत, इन सिर्फ छह द्रव्यों के अंतर्गत इसकी संरचना की गई है। सो पांच तो अस्तिकाय है और काल है जो अस्तिकाय नहीं है, बिकॉज उसमें काय नहीं है। एंड आपने बताया कि जीव क्या है, जिसमें चेतना है वो जीव है। और पुद्गल जिसको जड़ पदार्थ कहते हैं। धर्मास्तिकाय हो गया जो हमको गति में सहायक देता है, अधर्म हो गया जो हमें स्थिति में सहायक देता है, और आकाश हो गया जो सबको आश्रय देता है, अंडर वन रूफ। सो सिंपल आपने, मतलब अ, आचार्य ने जो बताया सिंपल वे में आपने ये हमें समझाया है कि पंचास्तिकाय क्या है। इतना ये ध्यान में है मैम। ओके, वेरी नाइस। और कोई बोलना चाहेगा? कुछ और पॉइंट्स तो मिस हो चुका है। नहीं, वही था एक उसकी संकल्पना जो की थी, तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज आपने बताई थी कि पदार्थ है जो सत्ता सत्ता है, उसका अस्तित्व गुण होता है, अस्तित्व में रहता है, और तीसरे जिसको कि जाना जा सकता है। ये तीन चीजें मतलब पदार्थ की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। मैडम, वेरी एक गुड। चीज क्लेरिफिकेशन चाह रहा था मैं, जैसा कि धर्म के लिए हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे रेल की पटरी है, तो वो धर्म तत्व हो गया कि रेलगाड़ी के लिए वो सहारा दे रही है। या पानी है मछली के लिए, पानी धर्म तत्व हो गया। अधर्म के लिए हम कोई उदाहरण है हमारे पास? अधर्म अधर्म। हम्म तत्व के लिए क्या उदाहरण दें? जैसे लेमैन है कोई, तो हम हम्म। धर्म तत्व का तो उदाहरण दे देते हैं। गति गति, हाँ, उसका उदाहरण दे देते गति है कि मछली, जैसे पानी है मछली के लिए, अगर पानी नहीं होगा तो मछली नहीं चल पाएगी, तो पानी जो है वो धर्म तत्व है। तो हैं। ये अधर्म के लिए हमारे पास कोई उदाहरण है? फिलोसफिकल तो समझ लिया, लेकिन लेमैन कहता है हमें उदाहरण बताइए। हाँ, अधर्म के बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी अपनी लाइफ में ही देख लीजिए। अगर अगर सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं नहीं, चाहते फिजिकल उठना, या उदाहरण। जैसा भी है, वो मन का एक भ्रम होता है कि नहीं उठ पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो एक स्थिरता हो गया। हालांकि हाँ, वो स्थिरता है नहीं, बट नहीं, हमारे फिजिकल एग्जाम्पल चाह रहे हैं मैडम। फिजिकल एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मछली पानी वैसा, हाँ, उस तरह का। उस तरह का लोग एग्जाम्पल। जब लोग डिस्कशन करते हैं ना मंदिर वगैरह हाँ में, तो हाँ लोग हाँ हाँ एग्जाम्पल पूछते हैं, तो फिजिकल फिजिकल एग्जाम्पल नहीं दे पाते अधर्म की। जैसे इनर्शिया फिजिकल हो गया, कोई किताब है अगर हमने टेबल पर रख दी तो हाँ रुकी हाँ रहेगी, चलेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द हाँ इनर्शिया, जिसको कि साइंस में हम इनर्शिया कहते हैं, वो अधर्म तत्व है। वो तो हाँ क्लियर है, मतलब फिलोसफिकली इट इज क्लियर। हाँ। फिजिकल एग्जाम्पल नहीं दे पाते, तो वो जानना चाह रहा था अगर कोई फिजिकल एग्जाम्पल आपके दिमाग अभी में हो तो। ये जो फिजिकल एग्जाम्पल मैडम, फिजिकल एग्जाम्पल क्या हम ये ले सकते हैं कि शेड, पता नहीं क्या बोलते हैं, शेड विल हेल्प अस टू रेस्ट, साया नहीं, वो तो हमको पेड़, रेस्ट। नहीं नहीं, पेड़ के नीचे आप वो तो, नहीं नहीं, वो तो फिर मन की बात होगी, आपके मन ने कहा कि मैं नहीं नहीं, रेस्ट कर साया, लूँ, रेस्ट कर लिए। साया साया अब रेस्ट के लिए नहीं हेल्प करता नहीं है, तो साया एक नहीं रेस्ट, नहीं, पेड़, मीडियम ऑफ रेस्ट है ना। नहीं, पेड़ कभी नहीं कहता कि मेरे पास आके बैठ जाओ आप। फिजिकल एग्जाम्पल नहीं हुई, वो एग्जाम्पल दी जाती है, वही बात है, लेकिन फिजिकल एग्जाम्पल कोई नहीं है। जैसे फिजिकल एग्जाम
कोई बता सकता है यहाँ पे फिजिकल एग्जाम्पल? किसी ने सुना है? मेरे पास तो मतलब फिलोसफिकल एग्जाम्पल है, बट फिजिकल एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, तो जैसे आपने बुक का एग्जाम्पल दिया, वो भी वन ऑफ द फिजिकल एग्जाम्पल ही है। जब तक बुक में अगर हम मूवमेंट नहीं डालते हैं, बुक को हम मूवमेंट या एक गतिशील प्रोवाइड नहीं करते, तब तक बुक मूव नहीं होता है। और हम्म अगर अदर फिजिकल एग्जाम्पल, अगर आप जमीन पे बैठ जाते साया हो, भी ऐसा ही है ना मैडम? साया जब तक मूवमेंट नहीं है तो तो साया साया का भी भी ऐसे वैसा ही ही है। रहता है। हाँ। हम्म कुर्सी पे बैठ गए हो, कुर्सी तो खुद नहीं उठेगी ना, कुर्सी तो रेस्ट मूवमेंट में है, आप उसको बस हम्म फोर्स देते हो। साया भी इतना ही है, जब तक हम ना चले साया भी ऐसा ही हाँ, रहता साया है। नहीं चलती है। छाया, छाया का भी सेम एग्जांपल, छाया में खड़े हो तो छाया स्थिर है, जब तक आप स्थिर है, नहीं हटते हो वहां से नहीं छाया, हटते हो। छाया हाँ, मूव नहीं होती है। पेड़ की भी छाया देख लो, पेड़ स्थिर है तो छाया भी वैसा ही है। हम चल रहे हैं तो हमारे साथ हमारी छाया साया, हाँ भी है। हमारी साया भी ऐसी है ना। हाँ। और हमारी शरीर की गति जब रुक जाती है, तो हम देखते हो कि हम विश्राम विश्राम पोजीशन में आ जाते हैं, तो वही अधर्म में है, मतलब गति का ना होना। गति का हम्म ना होना भी, लोक जो है, ये लौकिक जो दुनिया है, यहाँ पे धर्म अधर्म होगा। बट क्या आलोक में होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे धर्म अधर्म का कंसेप्ट नहीं है। धर्म अधर्म का कंसेप्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे गति भी है, यहाँ पे स्थिरता भी है। मतलब ये रुकना, बंधना, ये सारा जो खेल है ना, जो रुक गया है, ये जो बंध गया है। जैसे अभी आत्मा का बोल रहे हैं, आत्मा, आत्मा की गति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आत्मा स्थिर कब हो जाती है? आत्मा में स्थिरता कब आ जाती है? या अपने शरीर की बात करो, शरीर में स्थिरता कब आ जाती है? तमस रूप में शरीर में स्थिरता आ जाती है। बट सत्व और रजोगुण में जो शरीर है, उसमें मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा यही सब एग्जाम्पल से रिलेटेड एग्जाम्पल, अभी मछली पानी वाला तो आप बोल सकते हो कि पानी हटा दिया तो मछली तो नहीं चल हम्म पाएगी, वो उसकी तो गति रुक जाएगी, तो स्थिरता में ही आ जाएगी। तो जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है, जहां अधर्म नहीं है वहां धर्म है, जहां गति नहीं है वहां स्थिरता है, जहां स्थिरता नहीं है वहां गति है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके इसको समझ सकते हो। जी अपोजिट है ना दोनों, गति है, गति का अपोजिट स्थिरता। तो गति नहीं है तो ऑब्वियसली स्थिरता है। अभी हमारा फिजिकल बॉडी मूव नहीं हो रहा है तो स्थिरता है। अभी जाएंगे भागेंगे यहाँ से वहां, तो वहां पे गति हो जाएगा। तो अपोजिट है तो उसको नकारात्मक रूप से ही आप समझा सकते हो कि अगर ये है तो गति है, नहीं है तो स्थिरता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक रूप से आप धर्म और अधर्म को समझा सकते हो। ठीक है। है ना? दो तीन एग्जाम्पल्स ही है। और आकाश, ठीक है, तो यहाँ तक ये थोड़ा सा कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। जी बस इतना ही समझना है, अस्तिकाय का आपको याद रखना है, जिसका अस्तित्व है, जिसका विस्तार है, वो है अस्तिकाय, प्लस ये बहुप्रदेशात्मक है, वस्तुगत है। अब जो षड द्रव्य की अवधारणा है और जो काल का महत्व है, वो देखते हैं। तो जब ये पांच अस्तिकायों में जब काल जोड़ा जाता है, तभी हम षड द्रव्य कहते हैं। षड द्रव्य का कहना मतलब काल का भी होना। अब काल के बारे में देखा जाए तो काल तो अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदेशात्मक विस्तार नहीं है। उसके बाद भी इसमें परिवर्तन है। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हम इसको द्रव्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब मैंने पहली क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि द्रव्य में ये सारे चीजें होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें? चेंजेस होते हैं उसमें, ओरिजिन होता है उसका, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें उसमें होती है। तो यहाँ पे जो काल को द्रव्य में लिया गया है, वो इसीलिए लिया गया है कि उसमें जो उसके लक्षण है, द्रव्य के लक्षण जो देखे गए हैं, वो सब काल में भी दिखते हैं। तो कोई बता सकता है मैंने आपको क्या बताया था द्रव्य के लक्षण के बारे में? किसी का अगर लिखा भी है नोट्स में तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, द्रव्य के लक्षण के बारे में। जो सतलक्षण है जिसमें द्रव्य गुण और पर्याय है, और जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य है, यही है ना मैम? यही हाँ, ये लिखा। भी है। और मैंने उसका लक्षण का एक एक पॉइंट बताया था कि उसके जो लक्षण है वो हाँ, किस प्रकार से होते हैं। परिवर्तन होते हैं और लक्षण। तीन बताए थे मतलब, द्रव्य लक्षण वाला है, हम्म। उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त होता है, और हम्म। गुण पर्याय का आश्रय होता है। क्या आश्चर्य होता है?
गुण और पर्याय का हाँ, गुण और पर्याय का आश्रय होता है। होता है, ये और तीन मैंने बताए। उसका वो भी बताया था, उसका कुछ क्रम बताया था, गुण पर्याय और क्या जो उसमें, और जो गुण होता है, पर्याय होता है और द्रव्य होता है, एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। मतलब तीनों हाँ। अलग तीनों अलग साथ नहीं होते, एक ही में होते हैं। दृष्टि से एसोसिएट होते हैं, प्लस क्रम वाइज वो होते हैं, ये भी बताया था। और क्या हम्म, बताया था इसके अलावा लक्षण में? लक्षण का हमने आई थिंक 30 to 40 मिनट्स, 22 मिनट्स तो भी हमने लक्षण पे डिस्कशन किया था। बताइए बताइए, किसको याद, क्या याद आ रहा है? क्योंकि जब तक हम उसके लक्षण को नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि ये द्रव्य है या नहीं है। अभी यहाँ पे काल के बारे में तो कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है ना कि काल कैसे द्रव्य हो गया। काल तो आपको दिखता ही नहीं है, काल कैसे द्रव्य हो गया? सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अगर जिसकी मेमोरी नहीं है उसको तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी अनुभव नहीं होगा। हमें अब हमारी मेमोरी की वजह से ये हो रहा है ना, अनुभव। तो यहाँ पे काल अस्तिकाय नहीं है, बट उसमें क्योंकि प्रदेशात्मक विचार है, विस्तार है, इसलिए उसको षड द्रव्य में लिया गया है। तो उसमें क्या क्या है? पहले तो परिवर्तन है, तो द्रव्यों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे काल में परिवर्तन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये परिवर्तन है। तो ये काल का पहला जो रीजन है कि ये अस्थिकाय में नहीं आता है, बट फिर भी द्रव्य में, षड द्रव्य में क्यों आता है। फिर दूसरा, एक क्रम वाइज होता है, मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस में ही चलता है। अभी मॉर्निंग चल रहा है, फिर उसके बाद आफ्टरनून, फिर इवनिंग, कोई ना कोई सीक्वेंस इसका होता है। बाकी के भी द्रव्य में सीक्वेंस होगा, ओरिजिन होगा, फिर उसके बाद उसका चेंज होगा, फिर उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, फिर ओरिजिन होगा। जैसे डिस्ट्रक्शन होगा, एज सुन एज डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ उसके होते ही ओरिजिन हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रक्शन जैसे ही खत्म हुआ वैसे ओरिजिन हो जाएगा। मतलब इनके जो काम है वो क्रम वाइज है, एक का काम खत्म हुआ दूसरे का काम शुरू हुआ, तो ये क्रम वाइज है। और तीसरा, ये भी बताया था कि इसमें उत्पत्ति होता है प्लस विनाश होता है। तो हम्म, ये सबको जो है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि भले क्या बोलते हैं कि भले इसको हम अस्तिकाय में नहीं बोल सकते, पर ये द्रव्यों में बोल सकते हैं। तो जैन दर्शन में परिवर्तनशीलता और नित्यता दोनों को ही स्वीकार किया गया है। तो ये परिवर्तनशीलता और नित्यता के बारे में समझते हैं। इससे हमारा काल के बारे में क्या सोचना है वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि काल तो नित्य नहीं है, काल तो परिवर्तनशील है। बट यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं चेंज एंड परमानेंस की, तो हमें समझ आएगा कि टाइम इटर्नल भी होता है प्लस टाइम चेंजिंग भी होता है। जो हम उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कंसेप्ट में देखेंगे तो टाइम जो है चेंजिंग है, बट जब उसको एकदम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जब आलोक की दृष्टि से टाइम को देखेंगे तो वो परमानेंट है। मतलब आलोक की दृष्टि से ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आलोक में टाइम है या नहीं है, इस पे मैं डिबेट पे आ ही नहीं रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो अगर जैसे मैंने आपको ब्रह्मांड का कंसेप्ट दिखाया बताया था, तो ब्रह्मांड के कंसेप्ट के थ्रू सोचेंगे तो वहां पे उनके लिए कोई समय नहीं है। जैसे जो देवलोक होता है वहां पे कोई टाइम का कोई नहीं है होता है। ये टाइम का जो मेजरमेंट है होता है, और टाइम की जो नित्यता होती है वो हमारे, जो अनित्यता होती है वो हमारे लिए ही होती है। तो जैन का मानना है कि उपनिषदिक थिंकर्स जो कि परमानेंस पे बिलीव करते हैं, और बुद्धिस्ट थिंकर्स जो कि चेंज में बिलीव करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, ये दोनों एक साइडेड है। वो दोनों एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के अगेंस्ट है। तो जैन जो है वो परमानेंस और चेंज दोनों में विश्वास करते हैं, और इससे वो धीरे धीरे रियलिटी के नेचर को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इससे हम सिर्फ थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी और डिफरेंस नहीं समझते हैं, बल्कि आइडेंटिटी इन डिफरेंस समझते हैं कि कैसा दोनों समान समान तरीके से दिखेगा, अलग अलग होते हुए भी चीजें समान तरीके से दिखेगी। तो जैन का जो लॉजिक है वो हमें बताता है कि दोनों चीजें यानी कि चेंज और परमानेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जरूरी है। और जैन जो है वो केवल ज्ञान में बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि वो इंट्यूटिव एक्सपीरियंस से होता है, और इंट्यूटिव एक्सपीरियंस जो है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होता है। तो उसी को परफेक्ट नॉलेज बताते हैं। क्योंकि जब टाइम का जब विषय लिया जाए, तो जब नॉलेज है, ज्ञान है, वो चेंज भी हो सकता है, बट जो ज्ञान होता है वो सच होता है, और जो सच होता है वो इटर्नल होता है।
उसमें चेंजेस होना वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए जो भी केवल ज्ञानी जो ज्ञान देते हैं वो परमानेंस में आता है, वो चेंज में नहीं आता है, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस यानी कि इंट्यूशन में जाके वो ज्ञान लेकर आते हैं। और वो ज्ञान ज्ञान लेकर आता है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ज्ञान होता ही है, बस उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि दिस इज अ नॉलेज और ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मुझे ये लोगों को बताना चाहिए। तो इस प्रकार का जब उनको अनुभव होता है तो वो केवल ज्ञान होता है जो कि वो लोगों को बताते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में होता है, इसलिए उसमें परिवर्तनशीलता नहीं होती है, बल्कि उसमें नित्यता होती है, यानी कि परमानेंस होता है। तो इससे हमको ये समझ आता है कि जो कंसेप्ट है चेंज का और परमानेंस का, ये सिर्फ लौकिक दृष्टि से ही वैलिड है। और ये जो हमारे संसार है उसको समझने के लिए चेंज एंड परमानेंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम वर्ल्ड के कंसेप्ट को समझते हैं कि संसार कैसा होता है, जैसे बौद्ध ने बताया कि संसार तो हमेशा बदलता रहता है, वो बोलते हैं कि एक ही पानी में आप दोबारा पाँव नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि जैसे ही रखने जाओगे वो जो बहाव की वजह से वो पानी बह जाएगा। तो इस प्रकार से वो बताते हैं, बौद्ध बताते हैं। वैसे उपनिषद बताते हैं, उपनिषद के जो थिंकर्स है वो बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ परमानेंस है, जो भी हमें चेंज बदलाव दिख रहा है वो माया की वजह से दिख रहा है, भ्रम की वजह से दिख रहा है, बट रियल में सब कुछ जो है वो परमानेंट है। हमारी आत्मा परमानेंट है, परमात्मा परमानेंट है। इस प्रकार से वो अपने कंसेप्ट को रखते हैं। तो संसार के कंसेप्ट को अगर समझना है तो परिवर्तनशीलता और नित्यता को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये कितना बड़ा कंसेप्ट है देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट खत्म करते हैं और ये स्लाइड के बारे में देखते हैं क्या है। यहां तक आप सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। ये क्या आ गया? ये कोई श्लोक है शायद, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे श्लोक जो जो गाथा है उसमें, जो पांचवा गाथा है उसमें ऐसा कुछ बताया श्लोक 5 में कि पंचस्तिकाय और षड द्रव्य के निरूपण के पश्चात आचार्य ने जीव और अजीव इन दोनों द्रव्यों की पर्यायों के आधार पर नव पदार्थों की व्यवस्था प्रस्तुत की है। और ये नव पदार्थ जीव के संसारगत प्रवाह, उसके बंधन और उसकी मुक्ति के मार्ग को समझाने वाले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ये जो श्लोक है बता रहा है जीवा जीव द्विप पर्याय रूपाणाम चित्रवत्म नाम। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जीव और अजीव के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव और अजीव दो मूल द्रव्य ऐसा माना गया है, और इन दोनों द्रव्यों में निरंतर पर्याय परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं ये दोनों द्रव्यों में। और जीव में कैसे पर्याय है ये आगे बताते हैं कि जीव के जो पर्याय है वो ज्ञान, दर्शन, सुख दुख, राग द्वेष, बंधन, संवर आदि, ये हो गया जीव के पर्याय। तो अगर आपको लिखना लिखना है तो आप लिख सकते हो जीव के पर्याय क्या है। उसके बाद इन्होंने बताया है अजीव के पर्याय, जो कि है पुद्गल का रूप, रस, गंध, स्पर्श, कर्म और बंधन रूप प्लस काल का परिवर्तन, ये सारी चीज अजीव की पर्याय है। तो जब उसके पर्याय के बारे में चर्चा हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताया है कि जीव में ये सारे पर्याय होते हैं और अजीव में ये सारे पर्याय होते हैं। क्योंकि जब गुणों के बारे में समझे थे, जब हम लोग ने इंडियन फिलोसफी में जब गुणों के बारे में समझते हैं, तो गुणों के बारे में काफी लोगों ने बात की है। वैशेषिका फिलोसफी, न्याय दर्शन, सबने गुणों के बारे में बहुत बात की है, बट पर्याय के बारे में काफी कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब इतने अच्छे से क्लासिफिकेशन है तो मुझे लगता है कि आप सबको इसको लिख ही लेना चाहिए कि जीव के ये पर्याय होते हैं और अजीव के ये पर्याय होते हैं, जिससे क्लियर हो जाए
कि पर्याय में भी बहुत सारे अंतर होते हैं, पर्याय भी अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। जैसे गुण अलग अलग होते हैं, वैसे पर्याय भी अलग अलग होते हैं। और ये चेंजेस तो हमेशा ही होते रहता है, और इससे अलग भी हो सकते हैं, बट इतना उन्होंने ही बताया है। तो यहाँ पे जीव अजीब द्विपर्याय रूपणाम, इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो लाइन है, चित्रवत चित्रवत नामाम, इसमें वो बताते हैं कि जो पहले ही वर्स है उसका आप दूसरा लाइन देख सकते हो। उसमें इन्होंने बताया है कि जीव जो है, जीव और अजीव की पर्याय जो है अनेक है, विविध है और जटिल है। उनकी पर्याय देख सकते हो आप, अनेक है, बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है और जटिल भी है। जैसे चित्र में अनेक रंग और रूप होते हैं, वैसे जीव का भी अवस्था विविध पर्याय से युक्त होता है। तो संसार में एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि पर्यायों का निरंतर गति है। तो बहुत सारे गति है। अभी ये भी हमको समझना जरूरी है कि गति किस प्रकार के हो रहे हैं, जिस प्रकार जिससे कि हमारा मूवमेंट हो रहा है, हमारा मोशन हो रहा है। हम जो धर्म जो है हमारा, वन ऑफ द ये जो षड द्रव्य है उसमें वन ऑफ द द्रव्य जो है धर्म, वो कैसे हमारे ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी गति का प्रवाह हो रहा है, इतने सारे पर्याय जो है निरंतर गति दे रहे हैं। इसी वजह से जो धर्म की अवस्था है हमेशा हमारे अंदर, हमारी लाइफ में काम करते रहती है। हम कुछ नहीं भी करना चाहे तो हो जाता है कभी कभी, जिससे कि कर्मों का बंधन हो जाता है। तो ये इसकी निरंतरता, पर्यायों की निरंतरता समझना जरूरी है, जो कि गति देती है। तो ये सेकंड स्टैंजा में दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आप लोग को ये कहीं मिले ना, क्योंकि डायरेक्ट मैंने बुक से ही लिया है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। अब जैसे कि हमने षड द्रव्य बोला, तो यहाँ पे अभी नव पदार्थ की बात की गई है। नव पदार्थ की अवस्था बताई गई है। तो यह जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष प्लस कुछ परंपराओं में पाप पुण्य, इसको भी गिना जाता है। ये टोटल मिला के 9 पदार्थ बताए गए हैं। जैसे हमने 6 द्रव्य देखा, वैसे ही पदार्थ जो है वो 9 बताए गए हैं। तो इसके बारे में हम बाद में ही डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि ये सब जो पदार्थ बताए हैं, इसीलिए बताए हैं क्योंकि जो बार बार जो पर्याय में अलग अलग जो गति आ रही है पर्याय में, उसकी वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से किस प्रकार के बंधन हो रहे हैं, कर्म बॉन्डेज हो रहे हैं, वो सब समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा? क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन उसमें बुक में तो दिया नहीं होगा, जो पंच अष्टकाय उनका ग्रंथ है। हाँ, जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं वो तो वहाँ मिलेगा नहीं, वो तो वैसा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ये पॉइंट वाइज, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लिटरेचर आप दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लेक्चर एग्जाम के पॉइंट साथ। ऑफ व्यू से तो हमको खुद ही समझ के डिस्कशन करना है, क्योंकि आचार्य ने खुद बोला है कि इसमें हमें सोचना है। पहला मैंने आपको वो जो फर्स्ट स्टैंजा बताया, उसमें आचार्य क्या बोलते हैं, इसमें उन्होंने वर्ड्स छोटे छोटे संक्षिप्त में बताए हैं, क्योंकि अब हमें सोचना है। उन्होंने तो बता दिया केवल ज्ञानी से, अब हमें इसके बारे में सोचना है और सोच के लिखना है। हम स्टडी मटेरियल के बारे में कह रहे हैं मैडम, स्टडी मटेरियल का क्या होगा, कैसे? स्टडी आउट मटेरियल तो आपको मैं, कुछ पीडीएफ है, मैं आपको भेज दूंगी, वो आप पढ़ सकते हो। जो आप स्टडी मटेरियल बोल रहे हैं ना, वो जो पीडीएफ्स वगैरह है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगी, तो आप पढ़ सकते हो। उसमें भी जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपने विचार लिखे हैं, ये सबको सोच के समझ के। तो पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है, पढ़ के हम उसको जान सकते हैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। बट कोशिश हमको यही करना है कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो क्लास के 10 मिनट जो होते हैं लास्ट में, उसमें हम डिस्कशन ही करेंगे, ताकि जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाए। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप जो जीव के पर्याय है इसके बारे में डिस्कशन करिए, या आपकी मर्जी, आपको जो चीज में डिस्कशन करना आप उस पर कर सकते हो।
ठीक है, तो आप लोग शुरू कर सकते हैं डिस्कशन अपना, जो भी आज का हमने जो भी देखा है, पढ़ा है, समझा है, जो भी गाथाएं देखी है उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। आई थिंक हमने एक कितनी गाथाएं देखी मैं बता देती हूँ। 3 गाथाएं देखी है हमने आज टोटल। तो ये 3 गाथाएं आप डायरेक्ट बुक में भी जाके पढ़ सकते हो, सोर्स बुक में भी। और ये 3 गाथाओं में सबसे पहले तो आचार्य के बारे में और उनके जो केवल ज्ञानी का जो उन्होंने बताया है वो उसके बारे में है। फिर षड द्रव्य के बारे में है। और तीसरे गाथा में नव पदार्थ के बारे में है। तो ये 3 गाथा हमने देखी है फिलहाल। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप मुझे बताइए अभी फिलहाल। इस संसार को चलाने के लिए संसार में ये 6 द्रव्य होते हैं। हम्म। एक बेसिक चीज तो ये समझा, हम्म। और उनकी व्याख्या आपने की, उनकी डेफिनेशन दी, और हम्म। उनकी डिटेलिंग भी दी कि हम्म। ठीक है। अगर आपको ये बताना है, अभी सब आप लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको बताना है एक दूसरे को इसके बारे में, तो आप कैसे बताएंगे आज जो सीखा है? 6 द्रव्य के बारे में, देन 9 पदार्थ के बारे में, द्रव्य और सत्य के बारे में, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं आप, जो हमने द्रव्य के बारे में देखा था कि वो परिवर्तन होता है, उसमें क्रम होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, ये द्रव्य की परिभाषा है। इसके बारे में ये कुछ मैडम बता पहले, सकते हैं? अगर ये स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। ये परिवर्तन, क्रम, उत्पत्ति, ये सारे शब्द गायब। आप हमारी परेशानी को समझिए। अच्छा, हाँ, मैं समझ आप सकती हूँ। आप तो आपको एक्चुअली सब ड्राइव आप में, जानती हैं ना, तो आप आपके दिमाग में सब संकलित है, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमको तो अभी ये नहीं वर्ड ऐसा समझ, कुछ नहीं है। ड्राइव में मैंने कंसेप्ट है। पीडीएफ एक डाला है, आपने पढ़ा है उसको? मैंने ये द्रव्य का ही, मैंने एक मेटाफिजिक्स का था, एक जैन दर्शन के एक जैन ऑथर ने लिखा था, तो उनका मैंने डाला है द्रव्य के बारे में। आपने पढ़ा सबने? मिला सबको? नहीं मैम मैडम, वो मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है मैम, मैंने बहुत बार ट्राई किया है मैम। अच्छा, नहीं हो पता रहा नहीं, है मैंने मैम, तो आप ओपन प्लीज टू चेक ऑल करिए रखा मैम। है। ओपन टू नहीं ऑल। नहीं हो रहा है मैम, मैंने ओपन किया, वो नहीं हो रहा है। यू जस्ट ओ, ट्राई वंस मैम प्लीज। ठीक है, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने यस उसमें ड्राइव मैम। भी डाला था एक पीडीएफ। ओके। आप उसके बाद एक और एक पीडीएफ रहेगा जिसमें तत्व के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो वो भी मैं डाल दूंगी कुछ दिन में। मुझे, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मेरे को स्कैन करा के डालना है उसको। तो यस यस स्कैन मैम। करा के डाल दूंगी, तो आप भी उसका जेरोक्स फिर निकाल के उसको पढ़ सकते हो। तो कंटेंट की अब आप टेंशन मत लीजिए, वो जो भी कंटेंट्स वगैरह है, आपको नोट्स वगैरह वो मिल जाएंगे। प्लस हर रोज का भी जो भी नोट्स होता है ना, यूट्यूब में आप जब जाओगे रिकॉर्डिंग देखोगे तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में ही मैं नोट्स डाल देती हूँ हर रोज का। तो वो आप वहां से भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप वीडियो में, वीडियो का सार क्या है, समरी क्या है, वो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट होगा एग्जाम लिखने के लिए। तो ठीक है, आपके पास क्या क्या सोर्स हो गया? पहले तो अभी जो स्लाइड्स है, आप स्लाइड्स की पीपीटी की फोटोज निकाल सकते हो, ये पहला पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स हो गया जो आपको पीडीएफ दे रही हूँ, वो दूसरा सोर्स हो गया डिस्क्रिप्शन के लिए। तीसरा मैं यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो आपका तीसरा सोर्स हो गया। प्लस मैं भी कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ, ब्लॉग में डालती रहती हूँ, वहां से भी आप जाके पढ़ सकते हो ये सब चीजों के बारे में। ये फोर्थ सोर्स हो गया। तो आपके पास कंटेंट के सोर्स बहुत रहेंगे, बट जब तक आप इसको डिस्कशन नहीं करोगे तब तक ये आपके लैंग्वेज में नहीं आएगी। ये आप इसको आपकी आदत बनानी है, ये आपको डेली कॉन्वर्जेशन में ये सब लाना है। जब आप बात भी करो तो तत्वों के बारे में बात करो, द्रव्यों के बारे में बात करो। तो इसके लिए आपको थोड़ा अनकंफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट अभी कोशिश करना है कि हम अधर्म क्या बोलते हैं उसमें है फिलहाल, जोन में, कि स्थिरता में है। अधर्म जोन से हमको धर्म जोन में जाना है, यानी कि हमको गति लेकर आना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको कोशिश करूंगी कि गति लेकर आऊं, थोड़ा सा आपको डिस्कशन में इनिशिएट करूं कि गति आ जाए कहीं ना कहीं से, बट आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गति जो है सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं आती, और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहां से गति आती है। तो आपको भी कोशिश करना है गति लाने की, ताकि आप वो सारे विचार पे सोच सके
और उस पर डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो ठीक है, अभी आज का जितना भी हुआ है वो कौन समरी बताएगा, एक छोटा सा सार बताएगा? बताइए, कोई भी बताइए। अनिल जी बताएंगे, प्रिया जी बताएंगे, जितेंद्र जी, स्वरूप जी, कोई भी बताना है बताइए जल्दी से। मैडम आपने यही बताया कि छह द्रव्य होते हैं संसार में, जो चीजें हैं छह द्रव्यों से ही बनी है। उन छह द्रव्यों के आपने नाम बताए, उसमें बताया कि काल जो है वो अस्तिका ही नहीं है। पहले पांच जो हैं सीरियल से वो धर्म, वो अस्तिकाएं, धर्म अधर्म ये सब अस्तिकाएं, काल नहीं है। काल क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया गया। काय का मतलब हम लोग जनरली बॉडी समझ लेते हैं, तो बॉडी से मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रदेशी बॉडी बनाते हैं। लेकिन डेफिनेशन में यही आएगा कि ये बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए काल को हमने उसमें नहीं लिया है। फिर आपने उनके लक्षण भी बताए थे। अब ये मैडम वही परिवर्तन, क्रम, उत्पत्ति, ये सब सीक्वेंस ही गायब हो जाता है, वर्ड्स ही नहीं आते, दिमाग में नहीं आते। परिवर्तन क्या है? संसार का नियम ही परिवर्तन है ना। अब जब परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। अभी हमारा शरीर, बच्चा का शरीर छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर वो बुढ़ा होगा। इस प्रकार से जो क्रम जो दिखता है वो तो दिखता यही ही फर्क है, है ना। यही तो फर्क। चेंज आप में मैडम, क्रम दिखता है। आप पूछेंगी परिवर्तन क्या होता है तो बता देंगे, आप पूछेंगी हाँ, क्रम क्या होता है तो बता देंगे, फिर आप पूछेंगे उत्पत्ति विनाश क्या होता है वो हम बता देंगे। लेकिन अगर आप कहें तीनों पॉइंट कौन कौन से होते हैं तो वो याद नहीं रहते, अब वो कैसे? हम खुद को एज अ जीव समझेंगे ना। हम जीव जो है, हम जीव प्राणी जो है, पहले हमारा ओरिजिन होता है, मतलब उत्पत्ति होता है। फिर हम हम्म। हमारे में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन कैसा होता है? क्रम वाइज होता है, और लास्ट में विनाश हो जाता है। सिंपल सा तो है ये फंडा। तो हमको एज अ जीव अगर हम समझेंगे तो एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से भी ये बता सकते हैं। बट है ये केवल ही ज्ञान। बट हम कोशिश करेंगे कि हम खुद के अनुभव को भी लेकर आए और वो ज्ञान को समझने की कोशिश करें। ओके, ठीक है, नहीं ठीक। इजी है, बट कंटिन्यूअसली डिस्कशन करेंगे तो और इजी हो जाएगा। अभी आपको क्लैरिटी आ रही होगी इतना, अब जब धीरे धीरे हम क्लासेस आगे बढ़ती जा रही है तो क्लैरिटी तो आ ही रही होगी तत्व के बारे में, है ना। जी। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत पढ़ने में, समझने में? सबको समझ आ रहा है ना? कोई भी आप अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। और आपका जो प्रॉब्लम अभी जो हो रहा है मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, जो आपको नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, और फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। ओके, चलिए ठीक। फिर, जय जिनेन्द्र, सी यू इन द जय नेक्स्ट श्री, क्लास। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय।